गुड मॉर्निंग क्लास। हिंदी के शेड्यूल में सबको बहुत बहुत स्वागत है बच्चों आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में पाठ 13 एक तिनका। तिनका आप सब परिचित होंगे बच्चों। तिनका सीख भी बोलते हैं उसको, पतला सा होता है। तो एक तिनका कविता को लिखा है किसने? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। किसने लिखा है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है। तो इस कविता के माध्यम से कवि हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें कभी किसी छोटी चीज़ों का निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए, उसके महत्व को कम नहीं समझना चाहिए ना। एक छोटा सा तिनका भी कभी कभी हमारे घमंड को तोड़ देता है या ऐसे कार्य कर जाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कवि मैं शब्द का प्रयोग किया है, घमंडों में भरा ऐठा हुआ। इस पूरी कविता में कवि ने मैं शब्द का इस्तेमाल किया। इसका मतलब कवि ये खुद को बोल रहे हैं, क्योंकि होता है कभी कभी नाम और प्रसिद्धि बढ़ती है तो लोगों के भीतर घमंड की पन, थोड़ी सी घमंडी और अभिमानीपन आ जाता है। तो हमें उसको नहीं रखना चाहिए और उस अभिमान को तोड़ने के लिए एक छोटा सा तिनका ही काफ़ी है। कवि इसीलिए तिनके को अपनी कविता का माध्यम बनाया है और उसी के माध्यम से हमारे सामने एक संदेश देना चाहते हैं कि किस प्रकार एक तिनका भी आपके घमंड को तोड़ सकता है। जरूरी नहीं है कि सामने वाला कोई बड़ी चीज़ हो, एक तिनका भी आपके घमंड को तोड़ सकता है। तो आइए हम लोग इस कविता की शुरुआत करते हैं। कवि ने लिखा है, मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ। मैं शब्द का प्रयोग किया, यानी ये कवि खुद के लिए बोल रहे हैं, वो घमंड में एकदम पड़े हुए हैं कवि। एक बार एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, छत की एक मुंडेर होती है बाउंड्री, वहाँ पर कवि खड़े हैं और बोल रहे हैं कि मैं बहुत घमंड में था। अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आँख में पड़ा। तभी एक तिनका उड़ता हुआ आता है और उनकी आँख में पड़ जाता है। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंखें भी दुखने लगी। मुठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पार भागी। वो बहुत झिलझिला गए क्योंकि आँख इतनी नाजुक चीज़ है और आँखों में हमारे कुछ अभी भी पड़ जाता है। एक छोटा सा हमारे आईब्रो का एक छोटा सा बाल भी पड़ जाता है तो हम लोग बेचैन हो जाते हैं, एकदम मलने लगते हैं जब तक कि वो निकल न जाए। तो कवि वो तिनके की बात बोल रहे हैं कि इतना ज़्यादा वो बेचैन हो गए थे, तिलमिलाने लगे थे, आँख उनकी लाल हो गई थी और दुखने भी लगी थी। लोग वहाँ पे भीड़ इकट्ठा हो जाती है और कपड़े को गोल करके मुठ बना के उसको गर्म करके आँखों पे सेकने लगे। ऐंठ जो थी, उनका जो दर्द था वो दबे पा भागी, यानी अब उनका दर्द चला गया था, तिनका भी निकल गया था, उनका दर्द भी आँखों का चला गया था। जब किसी ढप से निकल गया तिनका, तब समझ ने यूँ मुझे ताने दी, ऐठता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहु तेरे लिए। तेरे घमंड को तोड़ने के लिए वो तिनका निकलने के बाद जैसे मान लो उनको ताना दे रहा हो कि किस लिए तू इतना ऐठता है, किस लिए तू इतना घमंड करता है, एक तिनका ही काफ़ी है तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए। तो छोटी सी एक कविता है लेकिन कितना बड़ा संदेश दे रही है कि एक तिनका जिसकी हम लोग वैल्यू नहीं समझते हैं, जब तक वो पैर के नीचे हमारे है तो हम लोग उसकी कोई महत्व नहीं देते हैं। वो गिरा पड़ा होता है, वो पैर से कुचल के चले जाते हैं। कभी वो उड़ के मान लीजिए हमारी आँखों में पड़ गया तो हमारी ऐसे की तैसे हो जाती है, हम लोग की आँख दर्द करने लगते हैं और हम लोग उसको निकालने के लिए बिल्कुल बेचैन हो पाते हैं। ठीक है, आइए कविता के अभ्यास प्रश्नों पे हम लोग आते हैं। लिखा है कविता से जो हमारे प्रश्न पूछे हैं, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्य में बदलिए। तो कविता की जो लाइन दी है, पंक्तियाँ, उसको सामान्य वाक्य में बदलना है। जैसे उदाहरण के लिए लिखा हुआ है, एक तिनका आँख में मेरी पड़ा, तो इसको सामान्य वाक्य में ऐसे लिख सकते हैं, मेरी आँख में एक तिनका पड़ा। दूसरा भी उदाहरण दिया है आपके सामने, मुठ देने लोग कपड़े की लगे, तो लोग कपड़े की मुठ देने लगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगला अब हम चेंज करते हैं, इसको समान वाक्य में कैसे बदलेंगे। एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, लिखा है एक दिन जब था
डेरे पर खड़ा, ठीक है, मुंडेरे पर खड़ा। तो समान वाक्य में इसको कैसे बदल सकते हैं? एक दिन जब मैं मुंडेर पर खड़ा था, एक दिन जब मैं मुंडेरे पर खड़ा था, ठीक है, मुंडेरे पर खड़ा था। इसके बाद दूसरा हम चेंज करेंगे, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। ठीक है, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। आंख लाल होकर दुखने लगी, आंख लाल होकर दुखने लगी। ठीक है, ग को हम लोग चेंज करेंगे, ऐंठ बिचारी दबे पांव भागी। ठीक है, ऐंठ बिचारी, बेचारी ऐंठ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, बेचारी ऐंठ दबे पांव भागी। ठीक है, बेचारी ऐंठ दबे पांव भागी। इसके बाद घ वाला लिखेंगे, जब किसी ढब से निकल तिनका गया। तो सिंपल वाक्य में कैसे बदलेंगे, जब ढब से तिनका निकल गया, तिनका निकल गया, जब ढब से तिनका निकल गया। इस प्रकार हम लोगों ने साधारण वाक्य बदला कविता की इन पंक्तियों को। इसके बाद जो हमारा प्रश्न है बच्चों, एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा की गई है जिससे घमंड न करने का संदेश मिलता है? तो घटना यह है कि एक बार कवि अपनी मुंडेर पे खड़े होते हैं और एक तिनका उड़ के आता है और उनकी आंखों में चला जाता है। यही घटना होती है जिससे उन्हें अपने घमंड का एहसास होता है और उनका घमंड टूट जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास लोगों ने क्या किया? तो आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को लिखते हैं। प्रश्न हमारा दूसरा है, प्रश्न हमारा तीसरा है बच्चों, प्रश्न तीसरा है, आंख में तिनका निकालने, तिनका पड़ने के बाद, तिनका पड़ने के बाद घमंडी की क्या दशा हुई? घमंडी की क्या दशा
लिखेंगे आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की आंख लाल होकर दुखने लगी। घमंडी की आंख लाल होकर दुखने लगी और वह छटपटाने लगा। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए आसपास के लोगों ने क्या किया। प्रश्न चौथा, घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया। जब उसके आंख में तिनका पड़ जाता है तो आसपास के लोगों ने क्या किया। उत्तर लिखेंगे घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने कपड़े की मूठ बनाकर उसकी आंख से तिनका निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तिनका निकालने का प्रयास करने लगे। ठीक है बच्चों, तो आसपास के लोगों ने तिनका निकालने के लिए कपड़े की मूठ बनाते हैं और उसको गर्म करके उसकी आंख में लगाते हैं, कवि यानी घमंडी के, और इस प्रकार तिनका निकल जाता है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है हमारा, एक तिनका कविता में घमंडी को उसकी समझ ने चेतावनी दी। ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए, यानी बहुत है तुम्हारे घमंड को तोड़ने के लिए। इसी प्रकार चेतावनी कबीर ने भी दी है, तिनका कबहु न निंदिए पांव तले जो होए, कबहु उड़ी आँखिन परै पीर घनेरी होए। तिनका को कभी तक उसको निंदा नहीं करनी चाहिए, जब तक हमारे पाँव पर है वो कुछ नहीं करेगा हमारा। जैसे ही वो उड़ के हमारे आँखों में पड़ेगा तो पीर मतलब होता है दर्द, तो हमें बहुत ही घने मतलब बहुत ही अत्यधिक दर्द होगा जब हमारी उड़ के आँखों में आएगा। तो इन दोनों में क्या समानता है और क्या अंतर है, इन दोनों पंक्तियों में क्या समानता है और क्या अंतर है। तो समानता यही है कि दोनों ने तिनके को महत्व को बताया है, ठीक है, और बोल रहे हैं कि तिनका को कभी हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। जब तक वो हमारे पैरों के पास है, वो क्या है, तब तक हमारा कुछ नहीं करेगा।
लेकिन जैसे ही वो हमारी आंखों में पड़ेगा, ऊपर वाली कविता में घमंड को तोड़ा है कवि के, और नीचे वाली कविता में, दोहे में कवि उसके महत्व को बता रहे हैं। इसमें घमंड को तोड़ नहीं रहा है, लेकिन महत्व को उसको बता रहे हैं कि जैसे ही वो हमारी आंखों में पड़ेगा तो कितने हमें पीड़ा पहुंचाएगा। अब आते हैं बच्चों हम लोग भाषा की बात के प्रश्नों पर। लिखा है किसी ढंग से निकालना का अर्थ है ढंग से निकालना। ढंग से निकालना मतलब आराम से। धम से वाक्यांश, लेकिन ध्वनियों में समानता होने के बाद ढब से और धम से जैसे वाक्यांशों के प्रयोग में अंतर है। धम से हम बोलते हैं, छप से बोलते हैं, इत्यादि का प्रयोग ध्वनि क्रिया को सूचित करने के लिए किया जाता है। जो हमारी क्रियाएं हो रही हैं वो किस प्रकार हो रही है उसको सूचित करने के लिए किया जाता है। नीचे कुछ ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने वाले वाक्यांश और कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं। उचित वाक्यांश चुनकर खाली वाक्यों के खाली स्थान भरने हैं। ठीक है, तो नीचे हमें फिर इन द ब्लैंक्स जिस स्थान की पूर्ति है उसको करना है। देखिए क में क्या करना है, लिखा है मेढक। मेढक पानी में, क्या भरेंगे यहाँ पे, फिर इन द ब्लैंक्स में क्या भरेंगे, पानी में छप से कूद गया। पानी में तो छप होता है, ठीक है, छप से कूद गया। ख है हमारा नल बंद होने के बाद पानी की एक बूंद, पानी की एक बूंद चू गई। कैसे, टप से। क्रिया को सूचित करने वाली हमारे वाक्य है ना, टप से चू गई। ग शोर होते ही, शोर होते ही चिड़िया फुर, ठीक है, यहाँ लिखेंगे फुर से। शोर होते ही चिड़िया फुर से उड़ी। घ ठंडी हवा ठीक है, ठंडी हवा सन से। हवा कैसे चलती है, सन से। एक और फिगर यहाँ पे करना है, गुजरी। सन से गुजरी। मैं ठंड में, मैं ठंड में क्या हो गया, मैं ठंड में थर से कांप गया। थर से कांप गया। तो इस प्रकार क्रिया को ये सूचित करने वाले सारे वाक्य थे। भाषा की बात को हम लोगों ने खत्म कर लिया। इस प्रकार बच्चों हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। हम लोगों ने कविता के अर्थ को पढ़ा, इसके प्रश्न उत्तर किए, और भाषा की बात में जो हमारा एक्सरसाइज है हम लोगों ने उसको किया। इस चैप्टर में बच्चों जो कवि है वो सिर्फ तिनके को ही अपना माध्यम क्यों बनाया है कविता का, कि लोग समझें कि छोटा व्यक्ति भी बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है। वो अगर वो जिद पे, हमें छोटे को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर एक चीज़ में, प्रकृति की हर एक चीज़ में सबका अलग अलग अपना महत्व है। तो बच्चों ये पाठ हमारा अब समाप्त होता है। अब हम लोग अपनी अगली वीडियो में अगले चैप्टर पार्ट 14 के को पढ़ेंगे और उसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।